अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मी इन फिजियोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज़ रिस्पायरेटरी सिस्टम। और ये बहुत ही इजी है, बच्चों को पता होता है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है। लेकिन इस पीपीटी चूँकि हमने पढ़नी है फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। एंड ये आप उसके ऑब्जेक्टिव्स देख सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो है वो एक डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको एक ओवरव्यू ओवरऑल एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है अबाउट द रिस्पायरेटरी सिस्टम, जिसमें आपके डिफरेंट ऑर्गन लाइक नोज, ट्रेकिया एंड फेरिंग्स, इसके अलावा आपके लंग्स, और फिर लंग्स के अंदर जो है आपके अल्विलाई वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आ रही है। सो इट इज़ ऑल रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। अच्छा, फिर इसके नीचे भी आप देख सकते हैं ये एक मस्कुलर ऑर्गन जो आपको नज़र आ रहा है, इट इज़ नोन एज डायफ्राम। और मतलब जितनी भी चीज़ें हैं इट इज़ ऑल इंक्लूडेड इन रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके सारे के सारे ऑर्गन्स आपको दिखाए गए हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें, जिसमें हमारे पास जो है वो नेज़ल कैविटी आती है, ठीक है। नेज़ल कैविटी आती है, उसमें नॉस्ट्रिल आते हैं, उसमें ओरल कैविटी आती हैं। नेज़ल कैविटी यानी नाक के अंदर का जो पार्ट होता है, जो खाली जगह होती हैं, ठीक है। नॉस्ट्रिल जो नथने होते हैं, नेर्स भी कहते हैं इसको। ओरल कैविटी जो हमारा माउथ होता है, एंड फेरिंग्स जो कि ये वाला एरिया होता है, ठीक है, उसको कहते हैं फेरिंग्स, ठीक है। अगर इसका मैं कलर थोड़ा सा ब्लैक कर दूं तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, ठीक है। ये जो एरिया है इट इज़ नोन एज फेरिंग्स, ठीक है। अच्छा, ये हमारे लंग्स है, और आप देख सकते हैं कि लंग्स में भी जो है वो एक मतलब थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज और लेंथ वाइज जो है वो थोड़ी सी डिफरेंसेस है, ठीक है। अलग अलग है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों है। और ये है आपका डायफ्राम, सो यू कैन सी दैट, ठीक है। अच्छा जी, फिर यहाँ पे एक और चीज़ जो आप देख सकते हैं वो है इस लंग्स के ऊपर हमारा कुछ मसल्स है, या फिर हमारे रिब्स है, ठीक है, जिसको हम इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। और ये यहाँ पे मौजूद होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द लंग्स, ठीक है। खैर, यहाँ पे फिर से आपको वही रिस्पायरेटरी सिस्टम के कुछ ऑर्गन्स बताए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये अल्वेलाई, और इसको एयर सेक कहते हैं। फिर एयर सेक के अंदर आपको ये जो छोटे छोटे से डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इट इज़ नोन एज अल्वेलाई। और अल्वेलाई जो है वो हमारा रिस्पायरेटरी सरफेस होता है, जहाँ पे जाके अल्टीमेटली गैसियस एक्सचेंज कैन टेक प्लेस। अच्छा जी, ओके। सो द रिस्पायरेटरी सिस्टम ये जो है क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारा एक ऐसा सिस्टम है जो कि होम्योस्टेसिस में कंट्रीब्यूट करता है। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है बॉडी को बैलेंस में रखने का जो निज़ाम है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई थी। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारे बॉडी को होम्योस्टेसिस में रखने के लिए काम करता है। कैसे? फॉर द बाय द प्रोवाइडिंग ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी गैसेस का तबादला करवा के, ऑक्सीजन इनहेल करवा के, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करवा के, ये सारी चीज़ें जो है वो करवा के हम हमारी बॉडी में गैसेस का जो एक बैलेंस है वो रहता है हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे ब्लड और हमारे टिश्यूज़ के अंदर। सिंपल बात ये है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है ये हमारा एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे बॉडी में गैसेस का बैलेंस मेंटेन करता है। बाहर और बॉडी के अंदर ब्लड में और टिश्यू में जितनी गैसेस का एक्सचेंज होना चाहिए वो होना, वो जो है वो इस रिस्पायरेटरी सिस्टम की वजह से होता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो है हमारा पीएच भी कंट्रोल करता है। पीएच बॉडी का आपको पता है एसिडिटी और बेसिसिटी का एक मतलब एक तरीका कार है, जिसमें एसिडिटी और बेसिसिटी जब बढ़ती है तो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें या मुख्तलिफ़ किस्म के नुकसानात हो सकते हैं बॉडी में। तो ये जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है ये हमारे पीएच को भी एडजस्ट करता है, मतलब नॉर्मल करता है, ठीक है। फिर इसमें आप ऑर्गन्स देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट ऑर्गन आते हैं, जिसमें हमारा नोज़ है, ठीक है, उसमें थ्रोट है, उसमें फेरिंग्स जो थ्रोट होता है, लैरिंग्स होता है जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, यहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस होती है, ठीक है।
और यहाँ पे जो है वो ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, लंग्स है, जो कि हम आगे एक एक डिस्कस करेंगे। और ये हम उसके फंक्शन और स्ट्रक्चर के हिसाब से फिर मतलब आगे लेके जाते हैं, ठीक है। अच्छा, रिस्पायरेटरी सिस्टम में आप देखेंगे तो टोटल जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है पूरा नोज से लेके लंग्स और अल्वेलाई तक, ये हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम और दूसरे को हम कहते हैं लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में तीन चीज़ें आती हैं, नोज, फेरिंग्स और उसके साथ साथ थोड़े बहुत एसोसिएटेड स्ट्रक्चर लाइक एडेनाइड्स, टॉन्सिल्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम में देखेंगे तो उसमें लेरिंग्स, ट्रेकिया जिसको विंड पाइप कहते हैं, ब्रोंकाई और लंग्स, यानी कि इसके नीचे जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होगा लेरिंग्स के नीचे, वो लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम होगा, और इसके ऊपर जो होगा वो अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी, ये आपसे पूछ सकते हैं पेपर में, अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम और लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। अच्छा, फिर इसमें कुछ और चीज़ें, जैसे कि इसमें एक आता है कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन का मतलब क्या होता है कि जो अ, हवा को कंडक्ट करवाता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। फॉर एग्जांपल हमारा जो नोज है वो हवा को ट्रांसफर करवाता है टू द फेरिंग्स, ठीक है, फिर फेरिंग्स ट्रेकिया को, ट्रेकिया फिर लंग्स को, अल्वेलाई तक। ये जो पूरा मतलब ये वाले जो एरियाज है ये क्या करते हैं, ये हवा को जस्ट कंडक्ट करवाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसको कंडक्टिंग जोन कहते हैं। दूसरा यहाँ पे है रिस्पायरेटरी जोन। रिस्पायरेटरी जोन जो है वो असल में गैसियस एक्सचेंज करवाता है, यानी जैसे ही हवा कंडक्ट हो जाती है तो उसको बॉडी तक ब्लड में शामिल करना और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके आना और वापस बॉडी से एक्सहेल करवाना, ये जो है वो रिस्पायरेटरी जोन का काम होता है, जो अल्टीमेटली अल्वेलाई होते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो काम है ये अल्वेलाई का होता है। और बाकी जो चीज़ें हैं कंडक्टिंग जोन, उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स आते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंडक्टिंग जोन के ऑर्गन्स क्या क्या है। उसमें जो है आपको दिखाया गया है कि फेरिंग्स आ रहा है, ठीक है, नोज आ रहा है, फेरिंग्स आ रहा है, इसी के अलावा ये जो ऑर्गन्स है लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाया, ब्रोंकील्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये सारे के सारे जो है वो क्या है, हमारा कंडक्टिंग जोन कहलाते हैं। मतलब यहाँ पे कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रही, यहाँ पे जस्ट हवा आ रही है, हवा जा रही है, कंडक्ट हो रही है, ठीक है। और इसका काम है हवा को फिल्टर करना और उसको वार्म करना, मतलब उसमें थोड़ी सी नमी शामिल करना, उसमें थोड़ी सी गर्माइश शामिल करना, ठीक है, और हवा को हमारे बॉडी के लिए, रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए सूटेबल बनाना। अच्छा जी, फिर आप देख सकते हैं कि रिस्पायरेटरी जोन में आपके पास रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स आते हैं, अल्वीलर डक्ट्स आते हैं, मतलब अल्वेलाई का ही हिस्सा है, अल्वीलर सेक आते हैं और अल्वेलाई आते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ का जो मेन फंक्शन है वो है गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड ब्लड, यानी कि हमारे ब्लड में और हमारी जो एयर है ना उसमें एक्सचेंज होना, या उन दोनों का एक्सचेंज करवाना, ये रिस्पायरेटरी जोन का काम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑर्गन्स बताए गए हैं फंक्शन वाइज के उनका काम क्या है। सो ये हम देखेंगे एक एक। सबसे पहले आप देखेंगे तो नोज को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल पोर्शन, ठीक है। एक्सटर्नल पोर्शन कंसिस्ट ऑफ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड हाईलाइन कार्टिलेज, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे तो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये वाली कि आपके पास क्या है, बोन्स है उसमें, ठीक है, और हाईलाइन कार्टिलेज है। यानी कि आप बोन नोज का जो बिल्कुल टिप है ना, जो जो सर होता है, अगर आप वो देखेंगे तो इसमें आपको कार्टिलेज मिलेगा, ये हमारा एक्सटर्नल नोज है, ठीक है। इसमें एक आपको फ्रंटल बोन मिलता है जो कि ये वाला इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा नेजल बोन और मैक्सिलरी बोन जो है वो तीनों क्या करते हैं, ये एक नोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप लोगों ने बोन्स पढ़े हुए ना, तो ये तीनों फ्रंटल बोन, नेजल बोन और मैक्सिलरी बोन, ये तीनों मिलके एक्सटर्नल नोज का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। इसके अलावा इसमें कार्टिलेज भी होते हैं। कार्टिलेज में सेप्टल कार्टिलेज, लेटरल कार्टिलेज और एलर कार्टिलेज आते हैं। यहाँ पे आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली ये कह सकते हैं कि हमारे जो मतलब हमारा जो नोज़ है उसमें बोन्स है जो बिल्कुल एक्सटर्नल नोज़ है, ठीक है, और
कुछ कार्टिलेज है उसमें, ठीक है। अच्छा, अगर हम इंटरनल नोज की बात करें तो इंटरनल नोज में आपके पास क्या चीज़ें आती हैं, लार्ज कैविटी आती है, यानी कि अंदर की तरफ। एक तो बाहर की तरफ हमने नोज पढ़े हैं, जो बाहर आपके फेस पे नज़र आ रहा है वो आपका एक्सटर्नल नोज है, ठीक है। इंटरनल नोज में आपका जो लार्ज कैविटी है, यानी कि अंदर की जो कैविटी होती है, जो खाली स्पेस है, ठीक है, इन द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्कल, जो हमारा फेस है ना उसके अंदर की तरफ इंटीरियर यानी आगे की तरफ जो है वो फेस के अंदर जो खाली जगह है नोज के अंदर की तरफ जाते हुए, इसको हम कहते हैं इंटरनल नोज। अब यहाँ पे इट लाइज इंटीरियर टू द नेजल बोन, नेजल बोन के बिल्कुल आगे होता है इंटीरियर, ठीक है, और सुपीरियर टू द माउथ, और माउथ के बिल्कुल ऊपर। सुपीरियर का मतलब पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने, ऊपर। अच्छा, फिर इसमें एट लाइन विद द मसल इन म्यूकस मेम्ब्रेन, इसमें आपको कुछ मसल्स मिलेंगे और कुछ म्यूकस मेम्ब्रेन मिलेंगे, जिसकी वजह से उसमें ये लिक्विड म्यूकस प्रोड्यूस होता है और एक नमी सी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अच्छा, द स्पेस बिटवीन इंटरनल नोज इज कॉल्ड नेजल कैविटी, और आपके नोज के अंदर के जो जो स्पेस है ना, जो खाली जगह है, उसको नेजल कैविटी कहते हैं, जो पहले मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इंटीरियर पोर्शन ऑफ द नेजल कैविटी जस्ट इनसाइड द नॉस्ट्रिल हैव वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल वही कुछ सेल होते हैं, कुछ प्रॉपर चीज़ें होती हैं जो कि म्यूकस वगैरह प्रोड्यूस करती हैं। नेजल कैविटी में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। इंटरनल नोज में जो है वही बात कि इसमें म्यूकस है, और म्यूकस जो है वो गॉबलेट सेल्स रिलीज करवाते हैं। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भूलना नहीं, आपसे पेपर में पूछ सकते हैं। गॉबलेट सेल जो है वो ऐसे सेल होते हैं हमारे नोज के अंदर जो क्या करते हैं, म्यूकस प्रोडक्शन करवाते हैं। और सिर्फ यहाँ पे नहीं, ये हमारे इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं, डिफरेंट चीज़ों में पाए जाते हैं। और इस म्यूकस का काम क्या होता है, मॉइस्चर द एयर, हवा में नमी प्रोड्यूस करना, और उसमें जो भी एयर पार्टिकल्स ख़राब चीज़ें होती हैं ना उसको ट्रैप करना, उसको रोकना भी इसका काम होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मिलता है आपको ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व जो है आपको ये दिखाया गया है, ऑल्फैक्टरी नर्व जो है ये हमें स्मेल करवाने में हेल्प करते हैं, यानी कि स्मेल महसूस करवाने में हेल्प करते हैं। और ऑल्फैक्टरी नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल, बस यही आपने याद रखना है, ठीक है। इसमें आपको वही स्ट्रक्चर बताया गया है नोज का, यू कैन सी दैट, ठीक है। नोज का फिर से आपको मतलब मजीद डिटेल वाइज दिखाया गया है, इतना आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन पढ़ना चाहते तो पढ़ ले, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर नोज का इंटरनल स्ट्रक्चर जिसमें अल्फैक्टरी बल्ब है, वही क्या कह सकते हैं, जो स्मेल प्रोड्यूस करवाते हैं, प्रोड्यूस नहीं मतलब महसूस करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये मिलेगा साइनस, ठीक है। साइनस जो है एक खाली जगह होती है जिसमें हवा भरी होती है, और ये फेस का जो बैलेंस है वो मेंटेन करता है। इसके अलावा स्फेनाइड साइनसेस होते हैं और ये फ्रंटल साइनसेस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेंगे टॉन्सिल्स अंदर की तरफ, जैसे ही आप नोज में अंदर की तरफ जाते हो, ठीक है, ये आपको मिलेगा कार्टिलेज, ठीक है। नेजल कैविटी जो कि ये अंदर की तरफ ये जो कैविटी है इट इज़ नेजल कैविटी, और ये हमारा टंग एंड ये कुछ दांत वगैरह जो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसका बस नोज का आपको स्ट्रक्चर बताया गया है। अच्छा जी, इसके अलावा हम आते हैं फेरिंग्स पे, जिसको हम आम जबान में कहते हैं गला, ठीक है। जो जो हमारा गला होता है इट इज़ नोन एज फेरिंग्स, ठीक है। ये तकरीबन 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और ये इंटरनल नेयर से जो हमारा नोज है उससे स्टार्ट होता है, और आगे जाके जो हमारा क्रिक्वायर्ड कार्टिलेज होता है, यानी कि क्रिक्वायर्ड कार्टिलेज का मतलब क्या होता है, जो ट्रेकिया के कार्टिलेज है या लेरिंग्स के जो कार्टिलेज है, ठीक है, वहां पे जाके ख़त्म होते हैं। यानी ये हमारा पूरा गला है जो कि 13 सेंटीमीटर उसका साइज होता है, ठीक है। अब ये फेरिंग्स जो है ये पोस्टीरियर टू द नेजल एंड ओरल कैविटीज मौजूद होता है, यानी हमारे नोज और हमारे ओरल कैविटी जैसे ही ख़त्म होती है तो उसके बिल्कुल पीछे हमारा फेरिंग्स मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, सुपीरियर टू द लेरिंग्स यानी लेरिंग्स के ऊपर, ठीक है, और जस्ट एंटीरियर टू द सर्वाइकल वर्टेब्रे, और इसके बिल्कुल पीछे क्या है, सर्वाइकल वर्टेब्रा है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के वो गले का हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये उसके आगे है, एंटीरियर है। तो इसके प्रोपोर्शन जो है या इसके जो साइड वाइज जो आपको चीज़ें बताई गई हैं ये आपने याद रखनी है। पोस्टीरियर कहाँ पे है, नोज और माउथ के बिल्कुल पोस्टीरियर, ठीक है। अच्छा, सुपीरियर है लेरिंग्स के, यानी लेरिंग्स के ऊपर, और
इंटीरियर टू द सर्वाइकल वर्टिब्रे, सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होते हैं उसके बिल्कुल इंटीरियर है, यानी आगे की तरफ है, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह द फेरिंग्स फंक्शन इज अ पैसेज वे फॉर एयर, ठीक है, वही बात कि इसमें हमारा दो फंक्शन होते हैं। कौन कौन से फंक्शन? एक तो ये हवा को अंदर जाने देता है और फूड को भी, यानी फूड और हवा के लिए ये दोनों का कंबाइंड रास्ता है, ठीक है। अच्छा, प्रोवाइड अ रिजोनेटिंग चैम्बर फॉर स्पीच साउंड, जैसे ही हमारा आवाज प्रोड्यूस होती है ना लैरिंग से, तो ये वही से आती है लैरिंग से, और वो फेरिंग से गुजरते हुए आती है, यानी कि ये उसको भी एक स्पेस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसमें टॉन्सिल्स होते हैं। टॉन्सिल जो है वो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, यानी इसका इम्यून सिस्टम में काम होता है। जब भी हमारे हवा में या हमारे खाने में कोई ऐसी खतरनाक चीज़ होती है तो उसको रोकना टॉन्सिल का काम होता है, ठीक है। अब आप देखेंगे तो फेरिंग्स को भी हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, और वो तीन हिस्से कौन कौन से होते हैं? एक को हम कहते हैं नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स जो है वो हमारे नोज के साथ जो मिला हुआ हिस्सा है, या फिर आप कह सकते हो कि सुपीरियर पोर्शन है, यानी कि फेरिंग्स का पहला वाला हिस्सा ऊपर वाला है। फिर बीच का जो हिस्सा होता है उसको ओरोफेरिंग्स कहते हैं, जो माउथ के साथ कनेक्ट है, और आखिरी जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं लेरेंजोफेरिंग्स, जो कि लेरिंग्स के साथ कनेक्ट है। इसको आप इंफीरियर और इंटरमीडिएट पोर्शन भी कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये भी आपने याद रखना है। ये आप देख सकते हैं फेरिंग्स का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर। इसके अलावा आपको बताया गया है लेरिंग्स। लेरिंग्स जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका तो वैसे मतलब इतना कोई काम नहीं है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इट इज़ जस्ट अ पाथवे, लेकिन इसका काम जो है वो वॉइस बॉक्स है, यानी कि आवाज़ प्रोड्यूस करना इसका काम होता है। तो ये आप वॉइस बॉक्स का लफ्ज़ आपने याद रखना है, ठीक है। और इट इज़ अ शॉर्ट पैसेज वे, यानी इसका जो रास्ता है वो बहुत शॉर्ट होता है, इतना कोई बड़ा ऑर्गन नहीं है, ठीक है। और ये पीछे से लेरेंजोफेरेंक्स के साथ कनेक्ट है, ठीक है। और लेरेंजोफेरेंक्स आगे जाके, या लेरिंग जो है वो आगे जाके ट्रेकिया के साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये हमारे नेक के बिल्कुल मिड लाइन पे, यानी कि बिल्कुल बीच में मौजूद होते हैं। तकरीबन 4 to 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा के बीच में मौजूद होता है। आपको पता है ना, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, 7। तो उसमें से जो 4 से लेके 6 तक, यानी कि ये 3 वर्टिब्रा के बीच में जो है वो हमारा लेरिंक्स मौजूद होता है। और इसमें 9 पीसेज ऑफ कार्टिलेज होते हैं। अब 9 पीसेज ऑफ कार्टिलेज, यानी कि लेरिंक्स छोटे छोटे कार्टिलेज से बना होता है, और वो टोटल कार्टिलेजेस कितने होते हैं? 9। और ये सारे कार्टिलेज मिलके एक मतलब लेरिंक्स का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, और इसके बीच में एक छोटा सा रास्ता होता है जिसके ज़रिए से मतलब हवा पास हो रही होती है। अगर हम इसको थोड़ा सा मैं आपको रफ सा बना के दिखाऊं, तो मतलब इसी तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, एक साइड पे इस तरह का होता है, ठीक है। और बीच में क्या होता है? ये जो रास्ता है ये हवा के लिए, ठीक है। तो जैसे ही हवा यहाँ से अंदर जाती है तो ये जो कॉर्ड्स है, ये वोकल कॉर्ड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ये वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट करते ही ये आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। खैर ये अलग एक मज़ीद डिटेल हो जाएगी, उस पर हम इतना नहीं जा रहे। अच्छा, अब लेरिंग्स के जो है इसमें 3 कार्टिलेजेस अकर सिंगली, ठीक है। यानी हमने जो बात की कि इसमें हमारे पास 9 कार्टिलेज होते हैं, तो उसमें से 3 जो है वो सिंगल होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक उसमें जो 3 है उसमें एक होता है थायराइड कार्टिलेज, जो एडम्स एप्पल होता है, जो आगे की तरफ आपको जो हमारा गला होता है ना, इसमें आगे की तरफ एक बाहर की तरफ निकला हुआ एक कार्टिलेज होता है, ठीक है। उसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। इसी तरह इपीग्लॉटिस होता है, जो लेरेंस के बिल्कुल ऊपर है, एक ढक्कन सा होता है, आपने पढ़ा होगा इपीग्लॉटिस। जब भी हम कोई कुछ खाते हैं तो खाने के वक्त जो है इपीग्लॉटिस लेरेंस को बंद करता है, ताकि ये चीज़ खाना जो है वो सांस की नाली में ना जाए। इसके अलावा होता है क्रिकॉइड कार्टिलेज, जो एक रिंग लाइक होता है, और वो भी लेरिंग्स में मौजूद होते हैं। इसके अलावा 3 कार्टिलेजेस ऐसे होते हैं जो पेड में होते हैं, यानी दो दो है, ठीक है। जिसमें रेटिनाइड कार्टिलेज जो ट्राइंगुलर पीसेस में होते हैं, ठीक है, यानी दो, ठीक है। इसके अलावा क्यूनिफॉर्म जो हॉर्न, यानी ऐसे जिससे सींग होता है ना उसी तरह। और एक होता है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, जो कि क्लब शेप होता है, ठीक है। आपने बस मतलब इसके नाम याद रखने हैं। 3 जो है वो एक एक है, सिंगल है, और 3 जो है वो पेयर में है, डबल है, ठीक है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं उसके कार्टिलेज वाइज, कलर वाइज आपको बताया गया है। आपको
उसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये अच्छा यहाँ पे डायग्राम उन्होंने ऐड किया है, यू कैन सी दैट एंड यू कैन रीड दैट, ठीक है। अच्छा, थायराइड कार्टिलेज जिसको हम एडम्स एपल कहते हैं, इसमें भी यानी कि टू फ्यूज्ड प्लेट्स ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज होते हैं। हाइलाइन आपको पता है जो कि मूवेबल या फिर थोड़ा सा सॉफ्ट कार्टिलेज होता है, ठीक है, यहाँ पे मौजूद होता है। और ये हमारे लेरेंस का इंटीरियर वॉल प्रोड्यूस करता है या बनाता है आगे की तरफ, ठीक है, और इसको एक ट्राइंगुलर शेप देता है, ठीक है। ये मेल और फीमेल में ज़्यादा होता है, बट मेल में ये लार्जर होता है, मेल में ये थोड़ा सा बड़ा होता है, और इसीलिए जो मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं उसकी वजह से ये थोड़ा सा बड़ा होता है। और वो हार्मोन कौन से हैं? टेस्टोस्टेरोन। और ये आगे जाके प्यूबर्टी में जो है वो सामने आता है। यानी आप एक एडल्ट मेल को देखेंगे ना, उसके गले में आपको एक क्या कह सकते हैं, एक चीज बाहर की तरफ निकली हुई नजर आएगी, इट इज नोन एज एडम्स एप्पल। और एडम्स एप्पल जो है ये सेक्स हार्मोन की वजह से प्रोमिनेंट हो जाता है इन मेल जब वो प्यूबर्टी पर पहुंचता है, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह इपीग्लॉटिस है। इपीग्लॉटिस का मैंने आपको बता दिया कि ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक ऐसी चीज है जो कि ढक्कन है, इलास्टिक कार्टिलेज होता है, ठीक है, और एपिथेलियम एक लेयर होती है, उससे ये कवर्ड हो चुका होता है। ये हमारे सॉल्विंग के दौरान यानी कि खाना निगलने के दौरान फेरिंग्स को और ट्रेकिया को बंद कर देता है, ठीक है, क्योंकि वो जो है वो खाना आगे ना जाए, बस सिंपल फूड और ड्रिंक जो है वो आगे ना जाए। तो इसीलिए ये लेरिंग्स एलिवेशन ऑफ द लेरिंग कॉजेज एपिग्लॉटिस टू मूव डाउन एंड फॉर्म अ लेड ओवर द ग्लॉटिस, वही बात कि उसको बंद करता है। आसान अल्फाज में मैंने आपको बता दिया है, ज़्यादा आपको उसमें सर खपाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, इसी तरह होता है क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड जो है वो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि एक हाईलाइन कार्टिलेज होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी होती है, कौन सा हाईलाइन है कौन सा इलास्टिक है, ठीक है। भी लेरेंस के इंफीरियर यानी कि पीछे वाले वॉल को, या आप कह सकते हो नीचे वाले वॉल को जो है वो बनाता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह रेटिनॉइड कार्टिलेज है, ये पैर में होता है, और ये भी कार्टिलेज रेटिनॉइड होते हैं। ये ट्राइंगुलर पीसेस होते हैं और ये भी हाईलाइन कार्टिलेज के बने होते हैं, ठीक है। और ये वोकल फोल्ड जो है वो कॉर्ड्स की तरह एक चीज होती है, मस्कुलर टाइप, ठीक है, वो सारी चीजें बनाते हैं। एक मसल होते हैं जो उसमें हेल्प, या उसको हेल्प तो क्या मतलब, उसको ऐसे पकड़ के रखते हैं टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंक्स, ठीक है। इसके अलावा होते हैं क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। क्यूनिफॉर्म जो है ये भी इलास्टिक कार्टिलेज होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इंटीरियर टू corniculate cartilage support the vocal folds and lateral aspect of the epiglottis। vocal folds जो vocal cords को पकड़ के रखते हैं, वो सारी चीजें होती हैं, मस्कुलर चीजें होती हैं, उनको मेंटेन करते हैं, और epiglottis का स्ट्रक्चर भी मेंटेन करते हैं, ठीक है। कॉर्निकुलेट कार्टिलेज जो है ये हॉर्न शेप होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, और ये भी इलास्टिक कार्टिलेज के बने होते हैं। और ये एपेक्स ऑफ ईच एरेटिनाइड कार्टिलेज, यानी ये एरेटिनाइड कार्टिलेज जो होते हैं ना, वो दोनों के ऊपर मौजूद होते हैं, और ये हमारे एपिग्लॉटिस के लिए सपोर्ट बनते हैं, बस। अच्छा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब ज़्यादा कुछ याद रखने वाला नहीं, कौन सा कार्टिलेज इलास्टिक है, कौन सा कार्टिलेजिनियस है, कौन सा हाईलाइन है, ये चीज़ आपने थोड़ी बहुत याद रखनी है, इसके नाम याद रखने, एंड ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑर्गन होगा वो होगा ट्रेकिया। यहाँ पे हम अपना फर्स्ट पार्ट इसका क्लोज करते हैं, एंड नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट क्या इन द पार्ट 2, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैं आपको इसमें एक दो तीन एमसीक्यूज ऐड करके बताऊंगा, आपने उसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। एंड वन अनाउंसमेंट इज़ फॉर यू कि मैं एक अलग ग्रुप बनाऊंगा, आपको जो नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इसमें आप मुझे मैसेज करेंगे, और मैसेज करते हुए आप जो है एक उस ग्रुप में मैं आपको ऐड करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि एमसीक्यूज वगैरह आपको मिले, उसमें हम ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, लेकिन उस ग्रुप की फीस होगी 100 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है, कुछ भी नहीं है, 100 रुपये। लेकिन इससे ये होगा कि स्टूडेंट दिल लगा के करेंगे, क्योंकि जब पैसे जाते हैं तो वो फिर करते हैं काम, ठीक है। सो आप जो है वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, एंड आई विल ऐड यू इन द ग्रुप। और हम आपके टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे इंशाल्लाह, जिससे आपको बेहतर तैयारी होगी, और आपका जो है वो
बेस अच्छा बनेगा फॉर द पेपर्स।